हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको लाइफ साइंस के लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर और उसके जैव प्रक्रम के अंतर्गत न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। तो न्यूट्रिशन के बारे में फर्स्ट डे के क्लास में बता चुके हैं। पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और परपोषण स्वपोषण में परपोषण के प्रकार के विषय में बता चुके हैं। ठीक है, और इसके बारे में यदि जानना हो, जो नहीं देखे हैं वो आई बटन को क्लिक करके वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जानना यह है कि पौधों में पोषण किस प्रकार का होता है, पादप में पोषण कैसे होता है। तो पादप में पोषण की जो मुख्य प्रक्रिया है वह है प्रकाश संश्लेषण। तो जानते हैं पादप में पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादप में पोषण। तो पादप में पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है इसको जानते हैं। जैसा कि जानते हैं पादप छोटा हो या बड़ा, उसके प्राय पत्तियां, अधिकांश पौधों की पत्तियां हरी होती है। इसका मुख्य कारण होता है उसमें उपस्थित क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित का होना। तो पादप में पोषण के लिए सबसे मुख्य आवश्यक चीजें क्या है, वो है मुख्य क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। पहले प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है पहले ये जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, जरूर ये बताना है आप, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण पूरी हो सकती है। सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित, क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित। तो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण का प्रयोग कर कार्बोहाइड्रेट, जिसे को ग्लूकोज कहते हैं, तथा ऑक्सीजन O2 के संश्लेषण अर्थात निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यह क्रिया जो होती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश में होता है, इसलिए इसका नाम प्रकाश संश्लेषण हो गया है। अब समझते हैं इसके आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसके लिए इसके परिभाषा में यह स्पष्ट होता है कि क्या क्या चीज आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ
या तत्व कह सकते हैं, तत्व तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि CO2 यौगिक है, तो आप ऐसे पदार्थ बोलेंगे। नंबर 1 में जान लेना है, सबसे पहले क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है। क्लोरोफिल ये पर्णहरित जो है, हरित लवक में पाया जाने वाला ही वर्णक है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला एक वर्णक है। ठीक है, तो क्लोरोफिल पहले आवश्यक है। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा उपस्थिति होना चाहिए सूर्य का प्रकाश भी, सनलाइट का होना आवश्यक है। तीसरी जो चीज है वो है जल की उपस्थिति होना चाहिए। और चौथी चीज क्या है, CO2 गैस। जल के साथ खनिज लवण को अटैच कर देते हैं क्योंकि जल में घुलित पदार्थ ही होता है लवण। ठीक है, जल तथा खनिज लवण। जल और खनिज लवण हो गया, और आगे इसके आगे जानते हैं। तो इसके साथ ही और एक चीज आवश्यक है, वो है CO2 गैस। ये चारों चीज की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब जानते हैं इन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल की उपस्थिति क्यों आवश्यक है। यदि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी नहीं हो सकती। इनमें से चार में से कोई भी एक चीज अनुपस्थित रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। अधिकांश पौधों के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन कुछ पौधे के तने में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे कैक्टस को उदाहरण लेते हैं, नागफनी का पौधा, उसके तने में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होती है, इसलिए तना का रंग हरा होता है, प्रायः हरे रंग के। और कुछ पत्तियों में ऐसा होता है, जैसे क्रोटन का पत्ती का उदाहरण लेते हैं, एक सजावटी पौधा है जिसकी पत्तियां में कई रंग के होते हैं, तो उन कलर में हरे रंग वाला जो भाग होता है वहीं पर पाया जाता है मुख्य रूप से क्लोरोफिल। और कुछ समुद्री पौधे भी होते हैं जिनकी पत्तियां प्राय भूरे कलर की होती है, फिर भी वहां क्लोरोफिल की उपस्थिति होने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो जाती है। तो पादप जलीय हो या स्थलीय, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और इसकी उपस्थिति में ही यह कार्य पूरी होती है। और जल तथा खनिज लवण, जल में घुलित खनिज लवण पौधे के जड़ अवशोषित करके तना से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचा देते हैं, और यह क्रिया जाइलम उत्तक के द्वारा होती है और जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पूरी। CO2 गैस की बात करते हैं, वायुमंडल से CO2 गैस प्राप्त कर लेते हैं पौधे वायुमंडल से CO2 गैस प्राप्त करने के बाद उसका, और CO2 गैस प्राप्त जो करते हैं पौधे वायुमंडल से, उनके पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। जब पत्तियों को देखेंगे, पत्तियों के एक छोटे से भाग को लेकर के सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसका प्रेक्षण करते हैं तो उसके छोटे छोटे से छिद्र नजर आते हैं, और उन छिद्र के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होने के लिए आवश्यक CO2 गैस प्रवेश करता है। उन छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमाटा बोलते हैं, अर्थात रंध्र। तो पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र रंध्र हो गए, उनके कार्य को अब समझते हैं। रंध्र में जो होते हैं CO2 गैस का प्रवेश करने के लिए मार्ग होता है, साथ ही जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होती है तो उनसे ऑक्सीजन गैस जो निष्कासित होता है वह भी उसी स्टोमाटा के द्वारा ही बाहर निकलता है। और कभी कभी पौधे अधिक मात्रा में जल अवशोषित कर लेते हैं जड़ के द्वारा, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होने के बावजूद उसमें जल की मात्रा बहुत अधिक जमा रहती है, तो पत्तियों के छिद्र जो स्टोमाटा होते हैं उसके द्वारा अतिरिक्त जल का भी निष्कासन किया जाता है। तो स्टोमाटा के कार्य समझ गया अच्छी तरह से। तो यह था प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे में
पोषण का कार्य होता है, और पत्तियों में ग्लूकोज का निर्माण अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होने के बाद यही कार्बोहाइड्रेट पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है और कुछ फल के रूप में उनमें संचित हो जाता है, जिससे मनुष्य उन्हें प्राप्त करके यानी जीव प्राप्त करके अपनी ऊर्जा को पूरी करते हैं। ठीक है, तो यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पोषण कार्य होता है। जिस पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी वो पौधे अपना पोषण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ जीव का, कुछ पौधे का उदाहरण लेते हैं जिनमें पत्तियां नहीं होती है उनका भी। अमर बेल एक ऐसी लताएं होती है जिसमें पत्तियां होती ही नहीं है। क्या वह प्रकाश संश्लेषण पूरी करते हैं? तो ऐसा उनका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि उनमें वे पोषण प्राप्त करने के लिए जिस पादप या जिस पेड़ के टहनियों पर वे अटक जाते हैं या उनसे लिपट जाते हैं, उनसे ही वे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तो कुछ इनके अपवाद भी हैं। ठीक है, तो ये थे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पोषण होता है। अब जानेंगे अमीबा में पोषण। अब एक सरल प्राणी संपोषी जीव अमीबा के विषय में जानते हैं। सबसे पहले अमीबा का एक चित्र बनाते हैं। अमीबा एक जलीय जीव है और इसमें जो पोषण की क्रिया कैसे पूरी होती है उसको समझते हैं। तो अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है और यह एक क्या है, सरल प्राणी संपोषी जीव है। और इसमें पोषण क्रिया कैसे पूरी होती है उसको जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं अमीबा में के दो हिस्से। एक जो किसी भी भाग में जब उसे भोजन मिलता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक उनका भोजन का एक अंश हुआ, कोई ठोस पदार्थ का एक मामूली सा टुकड़ा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक ही कोशिका है और एक ही कोशिका वाले जीव है। अमीबा कहाँ पाया जाता है? तो अमीबा जल में पाए जाने वाले जीव हैं। ये प्रायः तालाबों के जल में मिलते हैं। ठीक है, तो तालाबों के जल में पाए जाते हैं और यह एक कोशिकीय जीव है। नग्न आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे देखा जा सकता है। तो इनमें भोजन कैसे ग्रहण करने का कार्य किया गया है उसको परीक्षण करने के बाद यह पता किया गया है कि अमीबा में कूटपाद होते हैं, इसे बोलते हैं कूटपाद। इनका कार्य क्या है? अमीबा के किसी हिस्से, दो हिस्से आपस में बढ़ते जाते हैं, जहां भोजन मिलता है वहां ही कूटपाद का निर्माण होता है। ऐसा नहीं समझना अमीबा में कोई एक भाग में कूटपाद होता है। कूटपाद बन जाते हैं जब भोजन किसी भाग में मिलता है। जैसे मान के चले यहाँ भोजन मिल रहा है, ये भोजन है अमीबा का, तो यहाँ कूटपाद का निर्माण हो रहा है और ये निर्माण होते होते धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते घेर लेंगे और दोनों आपस में ज्वाइंट होकर के ये भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? कूटपाद के द्वारा। भोजन को कूटपाद घेर लेते हैं और अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से भोजन पहुंच जाता है अमीबा के रसधानी में, जिसको खाद्य धानी कहते हैं। मान के चलते हैं ये रसधानी, ये केंद्रक है, यह रसधानी। तो अमीबा जिसको खाद्य धानी भी कहते हैं, तो रसधानी में भोजन ये पहुंच जाएंगे और यहां ही एंजाइम की सहायता से भोजन का होता है पाचन। एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है। अब पाचन की क्रिया पूरी होने के बाद क्या होता है? तो पाचन की क्रिया पूरी होने के बाद कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है, उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके ऊर्जा से वह क्या करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में अपने कार्य को संचालित करते हैं। उनमें गति होती है, वृद्धि होती है और इसके द्वारा ही उनके संख्या में भी वृद्धि होती है। अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाता है। एक अमीबा बढ़ने के बाद आगे चल के दो भागों में टूट जाते हैं, जिससे दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जानते हैं अमीबा में भोजन ग्रहण करने के बाद रसधानी में पाचन हो जाता है। पाचन के बाद कुछ तो अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। तो अपशिष्ट पदार्थ का जब निर्माण होता है तो उसके निष्कासन के लिए क्या कोई भाग है? कोई विशिष्ट भाग नहीं होता है।
कहीं भी, जैसे यहाँ पाचन हुआ, अपशिष्ट पदार्थ यहाँ जमा हो रहा है, तो यहाँ एक छोटा सा छिद्र बनेगा। छिद्र बनने के बाद उसी छिद्र के द्वारा वह अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन हो जाता है, पुनः ये छिद्र बंद हो जाता है। इस तरह से अमीबा में निष्कासन कार्य भी हो जाता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन, निष्कासन सब एक कोशिकीय जीव है, उसी एक कोशिका के अंदर ही पूरी हो जाती है। और पाचन का कार्य कहाँ होता है? रसधानी में, जिसे खाद्य धानी भी कहते हैं। अमीबा भोजन का ग्रहण कहाँ से करते हैं? कूटपाद से भोजन का ग्रहण करते हैं। अमीबा में प्रजनन कार्य कैसे होता है? द्विखंडन विधि द्वारा। ठीक है, ये था अमीबा के बारे में। अमीबा में पोषण और अमीबा के केंद्रक जो होते हैं, यही दो भाग में बंटने के बाद दो अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था अमीबा में पोषण। अब इसके बाद जानेंगे मानव में पोषण। ठीक है,